हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जावा प्रोग्रामिंग गोल। इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट इज़ कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग इन जावा एंड हाउ वी कैन ओवरलोड ए कंस्ट्रक्टर इन जावा। तो सबसे पहले हम वीडियो का कंटेंट डिस्कस कर लेते हैं जो हम टॉपिक्स को कवर करेंगे इस वीडियो में। तो फर्स्ट पॉइंट है व्हाट इज़ कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग इन जावा। नेक्स्ट है हाउ मैनी वेज टू ओवरलोड ए कंस्ट्रक्टर इन जावा। यहाँ पे हम 3 वेज को डिस्कस करेंगे कि हम एक कंस्ट्रक्टर को 3 वेज से ओवरलोड कर सकते हैं एंड वो सब हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे व्हाई डज कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग एंड लास्ट वन व्हेन शुड वी यूज़ कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। तो हम इन सभी पार्ट्स को अलग अलग प्रैक्टिकल एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट है व्हाट इज़ कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग इन जावा। तो जैसे हम एक मेथड को ओवरलोड कर सकते हैं उसके पैरामीटर को डिफरेंशिएट करके, उसी तरह हम एक कंस्ट्रक्टर को भी ओवरलोड कर सकते हैं अगर हम उसके पैरामीटर लिस्ट को डिफरेंशिएट कर दें दूसरे वाले कंस्ट्रक्टर से। तो हम इसको एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक स्टूडेंट क्लास है, स्टूडेंट का नेम, रोल नंबर एंड क्लास नेम एंड इज फ्रॉम सिटी, ये हमारे पास कुछ एट्रीब्यूट्स हैं। उसके बाद हमने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया है एंड हमें पता है कंस्ट्रक्टर का नेम एंड क्लास का नेम हमेशा सेम होता है, तो इसलिए यहाँ पे हमने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया। देन उसके बाद हमने एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया जिसमें हमें रिक्वायरमेंट है नेम एंड रोल नंबर की। उसके बाद हमने एक और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया जिसमें हमने 3 पैरामीटर्स लिए हैं एंड उसके बाद हमने एक मेथड क्रिएट किया जो इन सभी डिटेल्स को प्रिंट करेगा। तो हमने यहाँ पे मेन मेथड में सबसे पहला जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है वो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर से किया है, उसके बाद पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का यूज़ किया है। तो हम एक बार देखते हैं कि हमने हर एक कंस्ट्रक्टर में किस किस एक्शन को परफॉर्म कराया है। तो हमारे पास जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है उसमें हमने कोई भी वैल्यूज़ को सेंड नहीं किया है, इसीलिए हम उसे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहते हैं या फिर हम कहते हैं नॉन आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कोई भी पैरामीटर नहीं है। नेक्स्ट हमने एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया है जहाँ पे हमें रिक्वायरमेंट है नेम एंड रोल नंबर को इनिशियलाइज करने की जब हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो ये हमारा रिक्वायरमेंट बेसिस पे रहेगा। अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट करते टाइम ही उसकी वैल्यूज़ को इनिशियलाइज करना चाहता हूँ तो मैं उन वैल्यूज़ को कंस्ट्रक्टर के पैरामीटर्स में पास करूँगा और उन वैल्यूज़ के साथ एक्शन परफॉर्म करूँगा। तो यहाँ पे जो फर्स्ट कंस्ट्रक्टर है वहाँ पे मैंने 2 पैरामीटर्स ही लिए हैं एंड उनकी वैल्यूज़ को असाइन किया है। नेक्स्ट कंस्ट्रक्टर में हमारे पास 4 पैरामीटर्स हैं। तो जब हम इसका यूज़ करके ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो हमें 4 वैल्यूज़ को प्रोवाइड कराना होगा। तो ये हमारा बिल्कुल रिक्वायरमेंट बेसिस पे रहेगा कि कब हम किस कंस्ट्रक्टर को यूज़ करना चाहते हैं। तो और इस मेथड में हमने डायरेक्टली उन वैल्यूज़ को प्रिंट कराया है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, तो हमने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर का यूज़ किया है। अगर आप इसे क्लिक करके देखते हो तो इसका डायरेक्टली फ्लो जंप करता है इस वाले कंस्ट्रक्टर पे। तो जब हम इसको क्रिएट करेंगे उसके बाद हम इसमें वैल्यूज़ को भी असाइन करा सकते हैं, क्योंकि अब हमारे पास यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस इसमें है एंड ये वेरिएबल का यूज़ करके हम जो भी वेरिएबल्स या प्रॉपर्टीज़ हैं उनको वैल्यूज़ असाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 4 प्रॉपर्टीज़ को वैल्यू असाइन की है एंड उसके बाद उस पर्टिकुलर रेफरेंस का यूज़ करके उस स्टूडेंट का डाटा प्रिंट किया है। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये डाटा मेरा सारा फर्स्ट स्टूडेंट से रिलेट करता है। उसके बाद हमने सेकंड कंस्ट्रक्टर का यूज़ किया है जिसमें हमें पता है कि हमारे पास 2 पैरामीटर्स हैं, एक नेम एंड रोल नंबर। तो जब मैंने उस कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है तो मुझे उनकी वैल्यूज़ प्रोवाइड करानी होगी ताकि जब मैं ऑब्जेक्ट से उसका डाटा प्रिंट करूं तो मुझे वो सारी वैल्यूज़ मिल सकें। अभी यहाँ पे मैंने 2 वैल्यूज़ को ही प्रिंट कराया है। तो अभी अगर हम इसको प्रिंट करते हैं तो मेरे पास यहाँ पे राइट हैंड साइड में ये वैल्यूज़ प्रिंट हुई। स्टूडेंट का नेम रवि एंड रोल नंबर 2 है, क्लास नेम नल है एंड इसकी वैल्यू फॉल्स है बिकॉज क्लास नेम एक स्ट्रिंग टाइप का ऑब्जेक्ट है एंड बाय डिफ़ॉल्ट ऑब्जेक्ट की वैल्यू नल रहती है एंड बूलियन टाइप की वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स रहती है। यहाँ पे हमने थर्ड ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया है एंड हमने लास्ट वाले कंस्ट्रक्टर का यूज़ किया है जिसमें हम 4 पैरामीटर्स की वैल्यू पास कर रहे हैं एंड उसके बाद उसके डाटा को प्रिंट कराते हैं। तो आप यहाँ पे इसकी आउटपुट यहाँ पे ये देख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि ये मेमोरी इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसी रही है। तो जब हमने फर्स्ट स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था वो हमारा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर था। तो जब डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होता है तो उसके पास जितने भी नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स होते हैं वो उनकी एक कॉपी जनरेट करता है
एंड इंटरनली इसको हीप मेमोरी में स्टोर करता है। तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर में हम कोई पैरामीटर्स की वैल्यू पास नहीं करते, इसलिए वो हर एक वेरिएबल को डिफ़ॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड करता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, नेम एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है इसलिए उसकी वैल्यू नल है। ये इंटीजर टाइप का है, इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 है। अगेन क्लास नेम स्ट्रिंग का है इसलिए इसकी नल है। ये वेरिएबल हमारा बूलियन टाइप का है तो इसकी वैल्यू फॉल्स है। उसके बाद हमने स्टूडेंट का रेफरेंस यूज़ करके हर एक वेरिएबल में वैल्यू को एंटर कराया है। देन उसकी एग्जीक्यूशन के बाद हमारे पास इस ऑब्जेक्ट के पास ये वैल्यू स्टोर हो गई हैं। उसके बाद हमने नेक्स्ट स्टूडेंट का जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था वो हमने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का यूज़ किया था, जिसमें ओनली 2 पैरामीटर सेंड हुए थे। बट हमारे पास 4 वेरिएबल्स हैं क्लास में, बट हमने वैल्यू सेंड की थी 2 की। तो यहाँ पे उन 2 वेरिएबल्स की वैल्यू हमारे पास इनिशियलाइज हो गई थी एंड बाकी की वैल्यू कंपाइलर डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ प्रोवाइड कर देता है। जैसे यहाँ पे स्ट्रिंग की नल एंड बूलियन की बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स। नेक्स्ट है हमारे पास कि हमने थर्ड स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था। वहाँ पे हमारे पास वैल्यू जो है वो हमने सबकी प्रोवाइड कराई थी, इसलिए हमारे पास सभी वेरिएबल्स की वैल्यू यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। तो यहाँ तक हमने देखा कि हमारे पास कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग हो सकती है एंड हम डिफरेंट कंस्ट्रक्टर का यूज़ करके ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हाउ मैनी वेज टू ओवरलोड ए कंस्ट्रक्टर। सो हमारे पास 3 वेज हैं एक कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड करने के लिए। तो यहाँ पे हम सबसे पहला वे डिस्कस करेंगे बाय चेंजिंग द नंबर ऑफ आर्गुमेंट और पैरामीटर। तो यहाँ पे हमारे पास एक क्लास है पर्सन क्लास, जहाँ पे हमने एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया है जिसमें हमने स्ट्रिंग नेम डाला है। यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक ही पैरामीटर है। अगेन हमने सेकंड कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया है जहाँ पे हमारे पास 2 पैरामीटर्स हैं। तो हम इन पैरामीटर्स के बेस पे अपने अलग अलग ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे एंड उसके बाद हम देखेंगे कि उनकी आउटपुट क्या आती है। तो यहाँ पे हमारे मेन मेथड में हमने सबसे पहले person1 का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है एंड हमने फर्स्ट वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल किया है। तो अगर हम इसको क्लिक करेंगे तो ये हमें इस वाले एग्जीक्यूशन फ्लो पे लेके जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने सिंगल पैरामीटर दिया है। तो हम इसकी हेल्प से इस वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे और जो हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा person1, जिसमें हमने वैल्यू को प्रिंट किया है। इसके बाद हमने दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है जिसमें हमारे पास 2 पैरामीटर्स हैं। तो जब 2 पैरामीटर्स को JVM डिटेक्ट करेगा तो वो एग्जीक्यूशन को इस कंस्ट्रक्टर पे लेके जाएगा एंड उसके बाद जो भी आउटपुट होगी वो हमारी यहाँ पे प्रिंट कर देगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हम एक क्लास में कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कर सकते हैं अगर हम डिफरेंट नंबर ऑफ पैरामीटर्स लेते हैं। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग में डिफरेंट नंबर ऑफ पैरामीटर का हम एक और एग्जांपल देखते हैं जो हमारे पास डायरेक्टली हमारी क्लास में है, हैशसेट क्लास में। तो हम एक बार इसको ओपन करते हैं, देखते हैं कि यहाँ पे कैसे उसको यूज़ किया गया है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के कंस्ट्रक्टर हैं हैशसेट में जो डिफरेंट नंबर ऑफ पैरामीटर को एक्सेप्ट करते हैं एंड उसके बेस पे ही वो कंस्ट्रक्टर्स को डिफ्रेंशिएट किया गया है। जैसे फर्स्ट वाला कंस्ट्रक्टर है, ये हमारा कैपेसिटी को लेता है, ये कलेक्शन को एक्सेप्ट करता है, ये कैपेसिटी एंड लोड फैक्टर को लेता है। इसी तरह से हमारे पास नंबर ऑफ कंस्ट्रक्टर को हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं एंड उसी के बेस पे उनको ओवरलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हम डिफरेंट आर्गूमेंट टाइप के बेस पे कैसे एक कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड कर सकते हैं। जैसे हमारे पास एक क्लास है मेंबर एंड मेंबर क्लास में हमने एक फर्स्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया है जिसमें हमने लिया है पैरामीटर 2, दोनों में ही जो स्ट्रिंग टाइप के पैरामीटर्स हैं एंड इंटरनली हमने कुछ लाइंस को प्रिंट किया है। देन हमने अगेन एक न्यू कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया है, बट यहाँ पे हमारे पास एक कंस्ट्रक्टर का जो पैरामीटर है वो फर्स्ट वाला है स्ट्रिंग एंड नेक्स्ट वाला है इंटीजर टाइप का। तो JVM इसमें डिफरेंस फाइंड कर सकता है एंड जब हम एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे तो जिस टाइप की हम वैल्यू प्रोवाइड करेंगे JVM उसी टाइप के कंस्ट्रक्टर को एग्जीक्यूट करके हमारा ऑब्जेक्ट तैयार करेगा। तो जैसे हमने यहाँ पे एक मेंबर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग प्रोवाइड किया है एंड मैंने अगेन स्ट्रिंग ही प्रोवाइड किया है। तो इसका सिंपल मतलब है कि ये हमें इस वाले कंस्ट्रक्टर पे लेके जाएगा एंड उसको रन करके हमें एक ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करेगा एंड वो रेफरेंस हमारा इसमें स्टोर होगा। अब हमने एक और ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया है यहाँ पे एंड उस ऑब्जेक्ट में हमने सबसे पहली वैल्यू दी स्ट्रिंग टाइप की, नेक्स्ट दी इंटीजर टाइप की। तो JVM जब इसको एग्जीक्यूट करेगा इस लाइन को तो वो इस वाले कंस्ट्रक्टर को एग्जीक्यूट करेगा एंड उसके बाद हमें इसके बेस पे ही ऑब्जेक्ट का रेफरेंस प्रोवाइड करेगा।
तो अभी हम हैश सेट के एग्जांपल को दोबारा देखते हैं एंड अगर हम यहाँ पे देखें इसके कंस्ट्रक्टर को निकाल के, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, तो यहाँ पे हमारे पास दो कंस्ट्रक्टर हैं एंड दोनों का जो डाटा टाइप है वो अलग है। ये वाला जो है वो कलेक्शन एक्सेप्ट करता है एंड ये इंटीजर वैल्यू को एक्सेप्ट करता है। आप इसको ओपन करके भी देख सकते हो, ये इंटीजर टाइप का एक्सेप्ट करता है एंड ये वाला हैश सेट हमारा कलेक्शन को एक्सेप्ट करता है। तो इसके बेस पे भी आप कंस्ट्रक्टर को डिफरेंशिएट कर सकते हो। नेक्स्ट है वी कैन ओवरलोड ए कंस्ट्रक्टर बाय द चेंजिंग ऑफ ऑर्डर ऑफ द पैरामीटर्स। अगर हम किसी कंस्ट्रक्टर के पैरामीटर्स का ऑर्डर भी आगे पीछे कर देते हैं या उनको चेंज कर देते हैं, तब भी हम एक कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास क्लास है एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉय क्लास में हमारे पास यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया है जिसमें दो पैरामीटर हैं, स्ट्रिंग एंड इंट। अगेन हमने एक और कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया है, इसमें भी इंटीजर एंड स्ट्रिंग पैरामीटर हैं, बट अगर आप इसके ऑर्डर को देखोगे तो यहाँ पे ऑर्डर डिफरेंट है। यहाँ पे हम पहले इंटीजर वैल्यू को एक्सेप्ट कर रहे हैं देन स्ट्रिंग को, बट यहाँ पे हम फर्स्टली स्ट्रिंग को एंड देन इंटीजर को। तो जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, हम जिस टाइप को प्रोवाइड कराएंगे JVM पहले उसी को एग्जीक्यूट करेगा एंड उसी के बेस पे ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेगा। जैसे यहाँ पे मैंने पहले स्ट्रिंग वैल्यू को डाला देन इंटीजर वैल्यू को, तो हमारा ये वाला कंस्ट्रक्टर रन होगा एंड ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करेगा। इसी तरह हमने यहाँ पे इंटीजर वैल्यू को एंड स्ट्रिंग वैल्यू को, तो उस टाइम पे हमारा ये वाला एग्जीक्यूट होगा और हमें ऑब्जेक्ट इसी के बेस पे क्रिएट होगा और इसी की वैल्यूज इनिशियलाइज होंगे। तो इस तरह से हमारे पास 3 वेज थे जिसके बेस पे हम कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड कर सकते हैं। फर्स्ट वन था कि हम नंबर ऑफ पैरामीटर्स को डिफरेंशिएट कर दें, सेकेंड वन था कि हम पैरामीटर्स के टाइप को अलग रखें एंड लास्ट वन है कि हम ऑर्डर ऑफ पैरामीटर को चेंज कर दें, तब भी हम ओवरलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज द नीड ऑफ कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग एंड व्हाई डज वी परफॉर्म द कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। जब भी हमें न्यू कीवर्ड का यूज करके अपना एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो JVM इंटरनली एक कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है और वो इनिशियलाइज करता है ग्लोबल वेरिएबल्स की वैल्यू को। अब हम अगर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर का यूज़ करेंगे तो वो सारी वैल्यू डिफ़ॉल्ट प्रोवाइड करेगा। अगर हम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का यूज़ करके खुद से इनिशियलाइज कराना चाहते हैं तो हम वो भी कर सकते हैं। ये सारा हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप वो वीडियो जाके देख लें, उसका लिंक मैंने आई बटन में प्रोवाइड किया है एंड वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी एंटर किया है। तो ये हम देखते हैं कि हमें इसकी नीड क्यों है। सपोज करो कि आप एक एरे लिस्ट क्रिएट करना चाहते हो, आप एक एरे लिस्ट क्रिएट करना चाहते हो बट आपको अभी नहीं पता कि आप अपनी एरे लिस्ट में कितनी कैपेसिटी चाहते हो। देन आप एरे लिस्ट का सिंपल जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है उसका यूज़ करोगे, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। बट अगर आपको पहले से ही कैपेसिटी पता है और आप नहीं चाहते कि आपकी परफॉर्मेंस में कोई प्रॉब्लम आए, देन आप उसकी कैपेसिटी एंटर करा सकते हो बाय यूज़ ऑफ दिस कंस्ट्रक्टर, क्योंकि ये एक कंस्ट्रक्टर है जो इनिशियल कैपेसिटी को एक्सेप्ट करता है एंड उसी के बेस पे एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके देता है। अब थर्ड आपका चांस ये भी हो सकता है कि जब यूज़र चाहता है कि वो एक एरे लिस्ट क्रिएट करे बट किसी दूसरी कलेक्शन से, तब आप किस कंस्ट्रक्टर का यूज़ कर सकते हो। तो ये डिपेंड करता है कि आप अपना कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म कराना चाहते हो। इसीलिए हम कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग तब प्रोवाइड कराते हैं कि जब हम चाहते हो कि यूज़र को हम डिफरेंट ऑप्शन दें कि वो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर पाए अपनी चॉइस के बेस पे। तो यहाँ पे आप इसका सिंपल सा एग्जांपल देख सकते हो। आप एरे लिस्ट क्लास को ओपन करके उसका कोड देख सकते हो कि वहाँ पे कितने नंबर ऑफ कंस्ट्रक्टर को क्रिएट किया है एंड वो हम कब यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है व्हेन शुड वी यूज़ कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग इन जावा। हम इसका एक और एग्जांपल देखते हैं कि हमें कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग की नीड किस केस में आ सकती है। जैसे हमारे पास सिंपल सा एग्जांपल है बुक क्लास का। एक बुक की हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे नेम, बुक की ID, ऑथर नेम एंड सेशन। तो यहाँ पे हमने उसके सभी गेटर एंड सेटर क्रिएट किए हैं ताकि हम उनके नेम को गेट सेट करा पाएँ। अभी के लिए हम इन पे कंसंट्रेट नहीं करेंगे। हमारा मेन लॉजिक है कि हमारे पास एक बुक क्लास है एंड उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। तो यहाँ पे हमने एक कंस्ट्रक्टर को क्रिएट किया है जो हमारे सारे पैरामीटर्स को एक्सेप्ट करता है एंड उनकी वैल्यूज़ को इनिशियलाइज कर देता है। तो अभी आप यहाँ पे देख पाओगे, यहाँ पे एक मेथड है जो पूरी बुक की डिटेल को प्रिंट कर रहा है। तो जब भी हम किसी एक बुक के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना चाहेंगे
तो हम उसकी सारी डिटेल्स कंस्ट्रक्टर में प्रोवाइड कर सकते हैं एंड वो सारी इनिशियलाइज हो जाएगी एंड उसके बाद हम बुक का रिकॉर्ड प्रिंट कर सकते हैं। तो हम इसको एक बार रन करके देखते हैं कि इसकी आउटपुट क्या आती है। जैसे यहाँ पे मैंने बुक का फर्स्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, जहाँ पे मैंने उसका नेम प्रोवाइड किया, उसकी आईडी, ऑथर नेम एंड उसका सेशन। उसके बाद मैंने सेकंड ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उसका नेम, आईडी, ऑथर नेम एंड सेशन। उसके बाद उन सभी को मैंने यहाँ पे प्रिंट किया है। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो, ये है हमारे फर्स्ट बुक की वैल्यू एंड ये है हमारे सेकंड बुक की डिटेल। तो ये बिल्कुल सिंपल एग्जांपल है। अब इसमें प्रॉब्लम कहाँ आ सकती है? सपोज करो कि आपके पास बुक की आईडी नहीं है, आपके पास बाकी सारी डिटेल्स हैं बट आपके पास बुक की आईडी मिस है। देन उस केस में आप बुक की एंट्री ही नहीं करा पाओगे या फिर उस बुक को रिकॉर्ड में ही नहीं रख पाओगे। तो ऐसे केस में हमें दूसरा कंस्ट्रक्टर क्रिएट करने की नीड पड़ती है। जैसे हम इस कंस्ट्रक्टर को अब हम ओवरलोड करेंगे, जिसमें हम बुक आईडी को यहाँ से रिमूव करेंगे और इस कंस्ट्रक्टर को हम क्रिएट करेंगे 3 पैरामीटर्स से। तो अब अगर आपके पास किसी बुक की आईडी नहीं है और फिर भी आप उसको क्रिएट करना चाहते हो तो आप इस कंस्ट्रक्टर का यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे हम अब थर्ड ऑब्जेक्ट क्रिएट करके देखते हैं, जो हमने अभी नया कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया है उसकी हेल्प से। तो अभी हम यहाँ पे 3 पैरामीटर वाले कंस्ट्रक्टर को ही कॉल करेंगे एंड यहाँ पे हमने सबसे पहले बुक का नेम दिया, देन ऑथर का नेम हम दे देते हैं एंड उसके बाद हम उसका सेशन दे देते हैं। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि हम इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर पाए हैं एंड इसकी वैल्यूज़ को हम सक्सेसफुली प्रिंट भी कर पाएंगे। तो हम एक बार इस मेथड को दोबारा कॉपी करते हैं एंड इसमें थर्ड वाले ऑब्जेक्ट को सेंड करते हैं। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो, जो थर्ड बुक का रिकॉर्ड प्रिंट हुआ वहाँ पे हमारे पास बुक का नेम प्रिंट हुआ, बुक की आईडी हमारी 0 रही क्योंकि हमारे पास उसकी कोई आईडी नहीं है एंड उसका ऑथर का नेम एंड देन उसका सेशन। तो ऐसे आपके पास बहुत सारे सिनेरियोज हो सकते हैं जब आपको लगेगा कि आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन है जिसके बेस पे आप अपना ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर पा रहे हो। तो उस ऐसी सिचुएशंस में आपको कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग करनी पड़ेगी। आप कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का थोड़ा सा और इन्हांस भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पे 3 पैरामीटर्स हैं तो आप इन सब को यहाँ से इरेज कर सकते हो एंड यहाँ पे इंटरनली इस वाले कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग को कॉल कर सकते हो। तो ये आपका थोड़ा सा कोड और रिड्यूस कर देगा। अगर मैं इसमें यहाँ पे सेंड करूँ नेम, ऑथर नेम एंड सेशन, इसे कंस्ट्रक्टर चेनिंग बोलते हैं, जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस तरह आप अपने कोड को इन्हांस कर सकते हैं। जब इस वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल आएगी तो ये इंटरनली इसको कॉल करके इन वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करेगा, उसके बाद ये जाके इस सिंगल वेरिएबल को भी इनिशियलाइज करेगा। बट जब आप सिर्फ इसको कॉल करोगे तो ये सारे वेरिएबल्स यहाँ से इनिशियलाइज होंगे। इस वीडियो में मैंने जितने भी एग्जाम्पल्स का यूज़ किया है वो सारे आप हमारी वेबसाइट्स पे जाके ट्राई कर सकते हैं, जिसका नाम है javagol.com। इसका लिंक मैं अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। तो यहाँ पे हमने इन सभी टॉपिक्स को कवर किया है विद एग्जाम्पल। आप यहाँ पे जाके इनको रीड कर सकते हैं, ट्राई आउट कर सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने मल्टीपल वेज को भी डिस्कस किया है एंड हर एक चीज़ का एग्जाम्पल के साथ बताया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना एंड चैनल सब्सक्राइब करना। थैंक यू।